नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी जो है 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 18 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट होगा, उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करें कि हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम जितने भी लोग हैं अपने घरों में क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित भी कर देते हैं। उपयोग करने के बाद में जो भी बच जाते हैं दूषित, यानी कि क्या आपको आश्चर्य हुआ है कि दूषित क्या है? झाग से भरपूर तेल मिश्रित, ठीक है, कह रहा है कि झाग से भरपूर तेल से मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, यह अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, हमारे उपयोग के अलावे जो भी जल होते हैं, जो बच जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, जैसे झाग से भरपूर उपयोग, जैसे कपड़ा धोने के बाद में जो जो जल बच जाता है वो तो क्या होता है, वो ही अपशिष्ट जल कहलाता है। ठीक है, तेल मिश्रित जल का उपयोग हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो अपशिष्ट जल कहलाएंगे। काले भूरे रंग का जल जो सिंक या शौचालय में निकला हुआ जल हो जाएगा, या लॉन्ड्री में जो कपड़ा धुलाई करते हैं उसके बाद जो बचे हुए जल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी नालियों में जाते हैं, जो एक अपशिष्ट जल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित प्रकारों को हटा करके उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? अब आइए देखते हैं आगे कि जल जो है हमारी जीवन रेखा किस प्रकार से, इसके बारे में देखते हैं। स्वच्छ जल जो होता है मानव की मूलभूत आवश्यकता होती है। आइए अब हम जो है स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 18.1 को देखते हैं। कह रहा है कि वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लीजिए। जैसा कि चित्र संख्या 18.1 में दिखाया गया है कि हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है। आप इनमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है स्वच्छ जल के उपयोग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेय जल, स्वच्छ जल के उपयोग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने प्रकार से स्वच्छ जल का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से जो होता है, आगे क्या कह रहा है कि दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल जो होता है सभी को उपलब्ध नहीं होते हैं। दुर्भाग्यवश बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दुर्भाग्य से जो होता है उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल जो होता है सभी को उपलब्ध नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसे जगह होते हैं इस पृथ्वी पे जहाँ पे उपयोग जल के लिए जो होता है एकदम काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 1 अरब से अधिक, ये 1 अरब से अधिक कह रहा है व्यक्तियों को सुरक्षित पेय जल उपलब्ध नहीं होता। ये जो 1 अरब जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, आप सोचिए कि जब आप जल को व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो आप सोचिए कि कितने लोग इससे त्राहित होते हैं। इसके कारण जो होता है विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संधि रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था कि कई क्षेत्रों में लोगों जो है यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? बिल्कुल गंभीर समस्या है। आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि क्या क्या पढ़ा था? आपने अध्याय 16 में कि जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण जो होता है अलवण जल यानी कि ताज़े जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। पिछली वाली कक्षा आप लोग नहीं देखें, पिछले वाली वीडियो तो उसको देख लीजिए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस जो होता है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जो है जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च 2005 को जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो जनरल असेंबली है उन्होंने 2005 से 15 की अवधि को जो है जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब से कब? तो 2005 से 2015 के लिए। ठीक है, जीवन के लिए जल ये टॉपिक था। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य जो था उन व्यक्तियों की संख्या को घटा करके आधा करना था जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं होता था। ऐसा देखने में
आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी भी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से जो है प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित होता है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम समान रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक है, अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम जो होता है क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार कहलाता है। यह जो होता है अनेक चरणों में संपन्न होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय दशक जो है जीवन के लिए जल का लोगो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, 2005 से 15 के लिए जो था। ठीक है, अब आइए कि वाहित मल क्या होता है। वाहित मल क्या होता है इसको देख लेते हैं कि वाहित मल जो होता है घरों, उद्योगों यानी कि इंडस्ट्री, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। वाहित मल क्या होता है? जो हमारे उपयोग के बाद में जो जल हम प्रवाहित कर देते हैं, वेस्ट जो होता है, ठीक है, जो हमारे उपयोग के लिए नहीं होता है, उसी को अपशिष्ट जल कहते हैं। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है। ठीक है, अपशिष्ट जल में वर्षा जल भी सम्मिलित होता है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता हुआ रहता है, जो दिखता है। सड़कों और छतों से बह करके आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले जाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। वाहित मल क्या होता है? द्रव रूपी जो होता है अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। अब आइए क्रियाकलाप 18.2 को देख लेते हैं। कह रहा है कि अपने घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण भी कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक या शिक्षिकाओं से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को जो है सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। वाहित मल क्या होता है? एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीवी होते हैं। ठीक है, वाहित मल में क्या क्या होता है? तो वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें क्या क्या होता है? तो निलंबित ठोस होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ भी मिला होता है, उसमें पोषक तत्व और मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीवी भी होते हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों के कुछ समान उदाहरण इस प्रकार से हैं। ठीक है, इन अशुद्धियों के समान उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं जो हमारे वाहित मल में होता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक अशुद्धियाँ में कौन कौन होता है? कार्बनिक अशुद्धियाँ में देख लीजिए कि कौन कौन सा होता है। कार्बनिक हमारे वाहित मल में जो होता है, कार्बनिक अशुद्धियाँ में मानव मल होता है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया यानी मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का जो कचरा होता है, ये सभी होता है कार्बनिक अशुद्धियाँ में आता है। ठीक है, जो हमारे वाहित मल में मिला हुआ होता है। आगे क्या है कि अकार्बनिक अशुद्धियाँ में क्या होता है? जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, धातुएँ, ठीक है, ये सभी क्या हो गया? ये अकार्बनिक अशुद्धियाँ हो गया। ठीक है, जो हमारे जल में मिला होता है। पोषक तत्व क्या होता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो भी होते हैं वे सभी पोषक तत्व भी घुले हुए होते हैं। आगे है कि जीवाणु क्या होता है? हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, जीवाणु का ये क्या नाम है? ये विब्रियो कॉलेरा होता है। एवं साल्मोनेला पैराटाइफी जो होता है टाइफाइड के जीवाणु का नाम होता है। ठीक है, ये हैजा के जीवाणु का नाम क्या होता है? विब्रियो कॉलेरा, और टाइफाइड के जीवाणु का नाम क्या होता है? साल्मोनेला पैराटाइफी होता है। ठीक है, ये जीवाणु युक्त जो भी होते हैं ये सभी हमारे जल में घुले हुए होते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ भी शामिल होते हैं। ठीक है, जो हमारे वाहित मल होते हैं उसमें अन्य सूक्ष्म जीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ भी होते हैं। अब आइए कि जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि जल शोधन जो होता है एक घटनापूर्ण यात्रा किस प्रकार से है। कह रहा है कि घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति जो होता है सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। अब कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता। ठीक है, जिसे सीवर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे सीवर कहते हैं, जो मिल करके मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान यानी अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैन होल समस्या सामान्यतः प्रति 50 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है कि मल व्यवस्था में जो होता है मैन होल सामान्यतः जो होता है प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक शिविरों के संधि स्तर पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है।
अब आइए कि क्रियाकलाप 18.3 को देख लेते हैं। कह रहा है कि अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें, निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखाचित्र बनाइए। उसके बाद में कह रहा है कि गली, सड़क अथवा परिसर में घूम करके उनका सर्वेक्षण करें और मैन होलों की संख्या को मालूम करें। अगला तीसरा पॉइंट है कि किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन कौन से सजीव जीवन पनप रहे हैं उसकी सूची तैयार करो। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान जो होता है प्रबंधन किस प्रकार से होता है। अब आइए प्रदूषित जल का उपचार किस प्रकार से किया जाता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि क्रियाकलाप 18.4 से जो होता है आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। ठीक है, भाई कि क्रियाकलाप 18.4 को देख लेते हैं। कह रहा है कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर ले और प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 यानी कि 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। ठीक है, अगर 4 भाग जल है तो उसमें 3 भाग क्या करना है, कांच के एक जो मतलब बर्तन है उसमें पानी से भर लीजिए, जिसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी सी क्या कीजिए मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदों को क्या कीजिए उसमें मिला दीजिए। जार आगे कहा कि जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद जो होता है मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगा करके इसे नामांकित करें और मिश्रण की गंध कैसी होता है इसको आप समझने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है कि कांच के जार में अगला पॉइंट क्या है कि कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवनशाला एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारे। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोकन अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार जो होता है विरोलित करना पड़ सकता है, यानी कि एक दूसरे में मिलाना पड़ सकता है, रखना पड़ सकता है। अगला पॉइंट है कि अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। अगला पॉइंट है कि फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़ करके शंकुआकार बना लीजिए और फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए जैसा कि चित्र संख्या 18.2 में दिखाया गया था। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर भी होती है। अगला पॉइंट है कि बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए और द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। ये तो क्रियाकलाप करने का था, जैसा कि यहाँ पे वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम यहाँ पे दिखाया हुआ है चित्र संख्या में। अगला पॉइंट है कि फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथा पॉइंट है अगला कि चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए और इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक वह जल स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। अगला पॉइंट है कि सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इन्हें चखिए मत, ठीक है, केवल उसकी गंध को सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब आप एक क्रियाकलाप करेंगे तो आपको सब दिखाई देंगे। अगला पॉइंट है कि क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है। अब आप जब क्रियाकलाप करेंगे तो सब ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने में आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि अगला प्रश्न है कि बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियाँ दूर हो गई थी। अगला है कि क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है कि क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है, क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है। ठीक है, ये तो प्रश्न थे जो क्रियाकलाप पे आधारित थे। जो क्रियाकलाप करेंगे उनको ये प्रश्न देने में आसानी होगी। आगे देखते हैं कि अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र जो होता है, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से प्रक्रम सम्मिलित होते हैं अपशिष्ट जल के उपचार में? भौतिक, रासायनिक और
जैविक प्रक्रम जो होता है इसमें सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छाने यानी कि बार स्किन से गुजारा जाता है और इसमें अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट और नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र संख्या 18.3 में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये देखिए शलाका छन्ने पे दिखाया हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिड और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है और इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिड और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। यहाँ पे ग्रिड और बालू अलग करने की टंकी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है और जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच करके बाहर निकाल दिया जाता है और यह अपंक स्लज होता है। ठीक है, अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमिश्रित स्कीमर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र यानी कि स्कीमर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। जैसे कि चित्र संख्या 18.5 में यहाँ पे देखिए निर्मलीकृत जल को दिखाया हुआ है। ठीक है, जल अपथमिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे कह रहा है कि आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है और जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले बायोगैस यानी कि जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है और ये जीवाणु जो होते हैं निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों यानी कि खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कि चित्र संख्या 18.6 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए 18.6 में वातित जल को दिखाया हुआ है। ठीक है, कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियत आपंक लगभग 97% जल होता है। जल को बालू बिछा करके बनाए गए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। किससे कह रहा है, तो क्लोरीन अथवा ओजोन। ठीक है, ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, हमें वाहित मल संयंत्र जो होता है, जो वाहित मल संयंत्र होता है उसके चारों ओर किसके वृक्ष लगाने चाहिए, यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। किसके वृक्ष, तो यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे जागरूक नागरिक बने। ठीक है, जागरूक नागरिक कैसे बने, तो अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति जो होता है मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम होता है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उसकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव तो करते हैं। खुली नालियों का दृश्य जो होता है घृणित लगता है। ठीक है, हमको देखने में अच्छा नहीं लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियाँ उमड़ने लगती है और उसका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है कि हम कैसे जाएं। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट क्या करते हैं, पनपने लगते हैं।
एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कर सकते हैं। अब आइए कि अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया कैसे होता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषणों को उनके स्रोत पर ही काम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है। ठीक है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता को क्या होती है, कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंके। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में नहीं बहाइए। ठीक है, अगला है कि प्रयुक्त चाय की पत्ती। ठीक है, जो चाय बनाने के बाद में जो पत्ती बच जाती है, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ठीक है, ये नालियों को अवरुद्ध कर देते, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रभाव क्या होता है, क्रम बाधित होता है। अगला है कि स्वच्छता और रोग। ठीक है, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो होता है आज भी मल वियवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थान यानी कि खुले स्थान जैसे नदी के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है इसके लिए सरकार जो कदम भी उठाए थे। ठीक है, स्वच्छ भारत के लिए बोले थे। अनुपचारित मानव जो होता है मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक होता है। ठीक है, अनुपचारित जो होता है मल स्वास्थ्य संकट का एक क्या होता है, एक कारक होता है। हर कचरे को सिंक में मत फेंकिए। ठीक है, हर कचरे को जो होता है सिंक में नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। आगे क्या कह रहा है कि इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से क्या होते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल जो होता है भौम जल होता है यानी कि जो भूमि का जल होता है। कुआं, ट्यूबवेल यानी कि नलकूप, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत होते हैं, जैसा कि आपने अध्याय 16 में भी पढ़ा था। अतः अनुपचारित मानव जो होता है अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे क्या होता है, सुगम पथ बन जाता है। इनमें जो होता है इनसे कौन कौन सी बीमारियां फैल जाती है? हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क की बीमारी है, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए कि वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। तो स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण जैसे सेप्टिक टैंक। ठीक है, सेप्टिक टैंक जो होता है, सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोजिट पिट आदि का उपयोग होता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे अस्पताल। ठीक है, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह होता है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक अच्छा होता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है और उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। आगे है कि सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता कैसे हम फैलाएंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। कह कि हमारे देश में समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग भी लेते हैं और इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल
आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं, ठीक है। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है, ठीक है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित भी किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग जब देखते हैं कि स्टेशन पे कहीं भी होते हैं, हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसकी प्लास्टिक को थैली को कहीं भी फेंक देते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, हमको डस्टबिन में ही डालना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ठीक है। ऊपर था, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि कृमि प्रसंस्करण शौचालय। अब ये क्या होता है भाई? कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या होता है? भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा उपचारित किया जाता है? तो केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है मानव मल को। यह तकनीक मानव मल को सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ होता है। मानव मल जो होता है पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक होते हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि करना। ये सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। आइए कि निष्कर्ष देख लेते हैं क्या करें कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वच्छ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है, इसलिए आप जहाँ भी रहिए अपने आसपास में स्वच्छता फैलाए रखिए, ठीक है। गंदगी नहीं फैलाइए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी का एक कथन है कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य निकलता है कि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप किसी की उम्मीद मत कीजिए, आप स्वयं उस रास्ते पे निकल जाइए। आपको देख करके लोग पीछे से आपके खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे आज कक्षा समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को अवश्य मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।